घर की कंस्ट्रक्शन करते आपको पैसे भी बचाने हैं और क्वालिटी खराब भी नहीं हो तो सही वीडियो आप देख रहे हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे 3 से 4 लाख रुपए बचा सकते हो आप। ये वीडियो देख लो, पक्का बचेंगे। पहली टिप क्या है, जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, आपके पास प्लॉट कितना है, 1000 स्क्वायर फीट का है, 1200, 1500, जितने भी स्क्वायर फीट का है, पूरे एरिया पे घर मत बनाओ। आपको अगर 3 BHK बनाना है, 2 BHK बनाना है, जो भी बनाना है, आधे एरिया पे, एग्जांपल लेते हैं 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, 500 स्क्वायर फीट पे घर बनाओ और ऊपर उसके बना दो, मतलब डिप्लेक्स डबल स्टोरी कर लो। एक जगह पूरा घर मत बनाओ। मैं मोस्टली लोग देखता हूं जिनके पास बहुत जगह होती है, वो करते क्या है, 1000 स्क्वायर फीट, 1500, 2000 स्क्वायर फीट एक ही जगह घर उठा देते हैं और सेकंड फ्लोर का नहीं सोचते हैं। आपको करना है आधे पे कंस्ट्रक्शन करनी है, क्योंकि उसमें आपका फुटिंग का, प्लिंथ का बहुत ज्यादा खर्चा बचता है। और जब हम सेकंड स्टोरी बनाते हैं उसमें होता क्या है, हम डबल एसी ब्लॉक यूज कर सकते हैं। पहली स्टोरी में लाल ईंट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी स्टोरी में करना है डबल एसी ब्लॉक, जो आपके काफी पैसे भी बचाएगा और नीचे की दीवारों पे लोड भी नहीं आएगा। अगर लोड नहीं आएगा तो हमारे पिलर में कम सरिया लगेगा। और आपको करना क्या है, जो नीचे का घर बनाओगे वहां पे जरूरी नहीं है कि 9 इंच की दीवार देनी है। कॉलम बीम अगर दे रहे हो तो आप 4 इंच की दीवार दोगे, मजबूत घर बनेगा, पैसे भी बचेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको 9 इंच की दीवार देनी है तो बाहर बाहर की जो दीवारें हैं वो 9 इंच की करो, अंदर की दीवार 4 इंच की करनी है। तो इस तरीके से पैसे आपके बचेंगे। और करना क्या है, लोग क्या करते हैं, अपने घर की हाइट कितनी देते हैं, 11 फुट, 12 फुट, 13 फुट, कोई फायदा नहीं है। करना क्या है, 10 से 11 फुट बहुत होती है, मैक्सिमम है। फॉल सीलिंग भी करवाओगे तब भी आपकी काफी जगह बच रही है। और जरूरी नहीं है कि आप हाइट बढ़ाओगे तो घर ठंडा रहता है। इससे अच्छा है कि बड़ी वेंटिलेशन दो, बड़ी बड़ी विंडोज दे दो, तो उससे भी घर ठंडा हो जाएगा। तो इस तरीके से पैसा बचा सकते हो, पहली टिप है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, कभी भी घर की कंस्ट्रक्शन में पैसा बचाना है तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करो। सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या हो गया, वो लेबर लाएगा, शटरिंग देगा, आपको क्या करना है, मटेरियल उसको लाके देना है, पूरे घर की कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाती है। इसमें आपका 1 से 2 लाख रुपए बचता है। अगर बड़ा कोई घर होगा, 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा घर है तो 2 से 3 लाख रुपए बच जाता है। अगर छोटा घर है तो 1 से 1.5 लाख रुपया कहीं नहीं गया, जिसमें मटेरियल की क्वालिटी भी आपके हाथ में, कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल आप लगा सकते हो और कॉस्ट सेविंग होनी ही होनी है। जो लेबर होगी, ऐसा बोलना जिस कॉन्ट्रैक्टर को भी काम दोगे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर भले हायर कर रहे हो, उसको बोलना मेरे को ये 6 महीने से 7 महीने में काम खत्म करना है। तो उस तरीके से आपके काफी पैसे बचते हैं, क्योंकि जितना डिले काम होगा उतने ज्यादा पैसे लगते हैं और लेबर कॉन्ट्रैक्टर जल्दी जल्दी ज्यादा लेबर लाएगा। नहीं तो होता क्या है, हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, वो 3-4 काम ले लेता है और आधी आधी लेबर डाल देता है। इससे आपका काम डिले होता है, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो ये करना है। अगली चीज क्या करनी है, सबसे ज्यादा पैसे हमारे बचते हैं किसमें, मटीरियल में। तो आपको जो भी मटेरियल यूज करना है वो क्वालिटी तो अच्छी करनी है, कोई क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लेकिन ब्रांडेड चीजें क्या होती हैं, ब्रांडेड चीजों में सबसे ज्यादा पैसा कंपनीज कहां लगाती हैं, अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करने में। प्रोडक्ट सेम है, क्योंकि छोटी कंपनी भी वही प्रॉपर्टीज, वही चीजें डाल के मटेरियल बना रही है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि वो प्रमोशन कर सके, इसलिए वो मटेरियल अपना सस्ता रखते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे स्टील है, आपको जरूरी नहीं है कि टाटा या जिंदल पैंथर लगाओ, वो अच्छे स्टील है, लेकिन जो कम क्वालिटी के हैं लगा लो। कम क्वालिटी के नहीं, कम पैसे में आते हैं, उनसे 10-20 रुपए पर केजी के हिसाब से सस्ते होंगे। कामधेनु हो गया, सेकेंडरी स्टील बोल दो उनको, जो स्क्रैप से बनते हैं। रेजिडेंशियल घर में जहां हमें सिर्फ रहना है, 2 स्टोरी बनानी है, वहां पे 550 ग्रेड किसी भी कंपनी का स्टील यूज कर लो जिसपे IS कोड मार्क होगा, वो अच्छा स्टील ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वहां पे आपके 20 से 30 हजार रुपए बच जाते हैं एक छोटे घर में, और बड़े घर में तो 50 से 60 हजार रुपए बच जाता है। जो सीमेंट आपको लगाना है, आप किसी भी कंपनी का लगा लो, कोई जरूरी नहीं है। जो वाटरप्रूफ सीमेंट आते हैं, फाइबर वाले आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम, क्योंकि बेसिक सीमेंट वही है, PPC या OPC। किसी अनब्रांडेड कंपनी का, मतलब अनब्रांडेड तो मिलेगा नहीं आपको, मिलेगा कौन सा, जो छोटी मोटी कंपनी है, बड़ी नहीं है, जैसे अल्ट्राटेक है, SCC है, ऐसे बड़े बड़े नाम है, इनके प्रमोशनल चार्जेस भी आपसे लिए जाएंगे। तो वैसे ही कुछ बैग ऐसे होते हैं सीमेंट के, जो कंपनीज नहीं है उनका सीमेंट यूज करो। बस जब यूज करना है, वाइब्रेटर लगाना है, तराई करनी है, सेम और उससे ज्यादा स्ट्रेंथ आपको उस सीमेंट में मिल जाएगी, क्योंकि वो इस समय कंपनीज उड़ रही है, मतलब
ग्रो कर रही हैं और उनको अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको मार्केट में आना है और इस चक्कर में आपको सस्ता प्रोडक्ट भी मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी का भी मिल रहा है। तो अगली चीज इसमें होता है इलेक्ट्रिक का जो वर्क होता है, वहां पे वायर आपको अच्छी क्वालिटी की लगानी, जिस मर्जी की लगाओ, पॉलीकैब की लगाओ, हेवेल्स इसका, लेकिन जो स्विचेस वगैरह हैं वो आप चाइनीज लगा लो। दिल्ली जाइए, जहां आपके एरिया में भी होगा, लोकल ब्रांड्स मिल जाते होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोकल ब्रांड्स को मौका दो, इंडिया के ब्रांड्स को मौका दो, वो आधे रेट में मिलेंगे और क्वालिटी सेम होती है। जरूरी नहीं है कि जो दुकानदार एक प्रोडक्ट दिखा रहा है वही उठा लेना है, 2-3 वेराइटी लो, अपने आप आपको अच्छी चीज उसमें से मिल जाएगी और अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। अगली चीज क्या करनी है, जो हम फिनिशिंग वर्क होता है, बहुत पैसा लगता है उसमें। फिनिशिंग में सब मतलब जितना, अगर आपका 10 लाख रुपया घर बनाने में लग रहा है, जिसमें कॉलम बीम स्लैब हो रही है, और 10 लाख रुपया फिनिशिंग में चला जाता है, ऐसा होता है। 10 लाख तो बेसिक है, 50 लाख रुपया भी चले जाता है। करना क्या है, जब भी इंटीरियर वर्क करवाना है उसमें पैसे कैसे बचाने। पहली जो टाइल लेनी है, आपको टाइल लेनी है लोकल अनब्रांडेड, मतलब कोई जरूरत नहीं है कचारिया की लो, सेम कलर सेम टेक्सचर अनब्रांडेड में मिल जाएंगे, जो मोरबी वगैरह में बनती है। वो बड़ी बड़ी कंपनीज भी उन्हीं से उठाती हैं माल और उनको ब्रांड लगाती हैं। और ब्रांडेड कंपनी कहां पैसा, देखो क्वालिटी तो होती है उनकी, लेकिन अनब्रांडेड मटेरियल की भी क्वालिटी खराब नहीं होती। आपको थोड़ा क्या चौकन्ना रहना पड़ता है सामान खरीदते, देखते, लेते, तो वो चीज है। तो मैं बोलता हूं सेम कलर की टाइल पूरे घर में लगाइए और अनब्रांडेड लगाइए, बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। सीलिंग करवानी है, फॉल सीलिंग का ट्रेंड है यार, करवाओ, आपको करवानी चाहिए। अपने हॉल और लिविंग रूम में फॉल सीलिंग करवाओ, कौन सी, जिप्सम की, वो सस्ती होती है, और सिंपल सा डिजाइन बना के छोड़ दो, बहुत प्रीमियम और लग्जरियस लगता है, पैसा बच गया। बाकी जो कमरे में वहां लगाओ प्रोफाइल लाइट, सस्ते में हो जाएगी। एक चारों कोने पे पट्टा घुमाओ और प्रोफाइल लाइट जब लगानी है, जब स्लैब आपकी कास्ट हो रही है, उसी टाइम पॉइंट रखवा लिए, डिजाइन चूज कर लेना है, अपने इलेक्ट्रिशियन को बोलना है यहां यहां पॉइंट रख दो और रखवा लो। जो सीओबी रहती हैं, जैसे फॉल सीलिंग में लाइट्स होती हैं, तो वो भी पॉइंट आपको स्लैब के कास्टिंग के टाइम लगा देना है ना। फॉल सीलिंग का खर्चा, वहां आपके पैसे बच गए। और देखो इंटीरियर भी हमारा लग्जरियस हो रहा है, हमारे क्वालिटी भी अच्छी घर की हो रही है, बस पैसे हमारे बचते जा रहे हैं। और जब पेंट आपको करवाना है, पेंट में आपको 2 कोट पुट्टी करवा लो, स्मूथ फिनिश मिल जाती है। 2 कोट पुट्टी करवा लो, 1 प्राइमर मरवाओ, बहुत वाइट लुक जितना अच्छा निखर के आता है आपके घर में, इतना दूसरा कलर कोई नहीं देगा। तो वाइट कलर प्राइमर सही हो जाएगा, क्योंकि पेंट बहुत खर्चा लेता है घर के लिए। पेंट अगर आपको थोड़ा बहुत हाईलाइट करना है, तो जो प्राइमर में कलर्स आते हैं, छोटी छोटी बोतल रहती हैं, उनको मिक्स कर लो जहां आपको कलर चाहिए। मैं तो बोलता हूं, रिकमेंड करता हूं व्हाइट करवाओ, बहुत रिच लुक देता है। अगली चीज क्या है, जब डोर आपको लगाने हैं, डोर आपको कौन से यूज करने हैं, फ्लश डोर जो मार्केट से मिलते हैं, 5 से 6 हजार रुपए का एक अच्छा फ्लश डोर मिल जाएगा, हॉलो नहीं, सेलुलर मिल जाएगा, तो वो लगाओ पूरे घर में, तो 20-30 हजार रुपए में आपके दरवाजे लग गए। अगर एक आप लकड़ी का बनाने जाओगे तो 30 हजार रुपए का तो एक लकड़ी का बनेगा, तो यहां भी आपके पैसे बच जाते हैं। जब विंडो डोर फ्रेम लगाने हैं अपने घर में, तो पैसे बचाने हैं, तो आपको क्या करना है, एमएस के या जापानी चौखट वो लगाओ, वो सबसे सस्ते पड़ते हैं। ग्रेनाइट वगैरह मत लगाओ, वो नहीं अच्छा लगता इतना। तो मैं बोलता हूं जापानी चौखट बहुत अच्छी है, उससे सस्ता एमएस की चौखट है, वो लगा लो, बहुत पैसे बचेंगे। और जब विंडो आपको लगानी है, विंडो एल्युमिनियम की लगाओ, लकड़ी की या यूपीवीसी की किसी की लगाने की जरूरत नहीं है, सेम लुक आपको एल्युमिनियम में मिल जाएगी। आजकल बहुत पैटर्न्स है और सस्ते में काम हो जाता है, तो यहां भी आपके काफी ज्यादा पैसे बच जाते हैं। सबको मॉड्यूलर किचन चाहिए, मॉड्यूलर किचन बनाओ, क्यों, टाइम के साथ ट्रेंड के साथ जाना है हमें। जब मॉड्यूलर किचन बनानी है, वहां पैसे कैसे बचाने हैं, सबसे पहली चीज है जहां जो डिजाइन, जो आपको खुद डिसाइड करना है कि कहां कहां मेरे को कैबिनेट चाहिए, वो बनाना है। और जो बास्केट यूज करनी है वो एसएस की करनी है। और अगली चीज करनी है, अपनी दीवारों पे लगानी है पीवीसी शीट। कौन सी पीवीसी शीट, वो आती है, मतलब ये जो डेकोरेशन के लिए, वो नहीं, सिंपल प्लेन शीट रहती है 3 से 6 mm की, वो दीवार पे लगानी है। और आगे जो भी पूरा काम करना है वो करना है एमडीएफ या एचडीएचएमआर से, वो क्योंकि सीलन तो आगे आएगी नहीं, और एचडीएचएमआर पे जब माइका लग गया तो कुछ नहीं होने वाला। यहां पे आपके 30 से 40 हजार रुपए बच जाते हैं, क्योंकि जो प्लाई हम बोर्ड पूरे किचन में लगाएंगे बहुत महंगी रहती है। एमडीएफ और एचडीएमआर सस्ता होता है, एसएस की बास्केट भी सस्ती है। तो जो मॉडल किचन आपकी 2 लाख रुपए में बनने वाली थी, वो 1-20-30 में बन के रेडी हो जाएगी। अगली चीज क्या करनी है, जब भी स्लैब बनानी है, अपनी कास्ट करनी है, अगर रेजिडेंशियल घर है, 1 से 2 स्टोरी बनाने वाले, उससे ऊपर नहीं जाने वाले हो, तो स्लैब बीम दो यार। स्लैब बीम में पैसे बचते हैं, आपकी 6 इंच की स्लैब देनी है। और जो लटक बीम होते हैं उसमें कंक्रीट भी ज्यादा जाता है, शटरिंग का मटेरियल और लेबर भी ज्यादा जाती है, तो अच्छा है स्लैब बीम दो। 2 स्टोरी 3 स्टोरी के लिए कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे कॉलम और नीचे 9 इंच की दीवार है,
तो आप स्लैब बीम दोगे, काफ़ी पैसे आपके उसमें बचेंगे। जब प्लम्बिंग की आइटम्स लेनी है आपको, उसमें करना क्या है, लोकल ब्रांड्स के साथ जाओ। देखो सीवी पाइप तो सीपीवीसी लगानी है, लेकिन जो नल वगैरह हैं, सीट्स हैं, वो लोकल कंपनी की भी बहुत बहुत अच्छी आती हैं और आधे रेट में आपको मिल जाएंगी, सेम क्वालिटी सेम फंक्शन। तो वो आपको सर्च करना पड़ेगा। जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाने जाना है, पहले रिसर्च करो 1 महीना, उसके बाद आप 3 से 4 लाख रुपया कम से कम बचा पाओगे बड़े घर में, और छोटे घर में तो 2 से 3 लाख रुपया बचने ही वाला है। तो ये चीजें थी दोस्तों। जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे लगे होते हैं कि जितना प्रॉफिट निकल सके उतना अच्छा है। क्वालिटी की कोई फिक्र नहीं है कि बाद में घर में क्रैक्स आएंगे या कुछ भी होगा, तो आपको वो बेवकूफ़ और मूर्ख बना सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्या करता है, हम फुटिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा फुटिंग क्या है, घर का मेन पार्ट है। पाँव अच्छे नहीं, कुछ अच्छा नहीं, तो डेप्थ वो क्या करते हैं 3 से, जैसे आर्किटेक्ट ने कहा है कि आपकी अगर 1 स्टोरी है तो 4 बाई 4 की फुटिंग आपको देनी ही देनी है। लेकिन वो कहेंगे कि 4 बाई 4 की क्या करने हैं, हार्ड डाटा है, स्टाटा है, नीचे पत्थर है, तो आप 3 फुट दो, कुछ नहीं होगा, हमने इतने घर बनाए, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है। जो आर्किटेक्ट ने, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने आपको कहा है कि इतनी डेप्थ होनी चाहिए और इतना सरिया आपका होना चाहिए, उतना ही डालो। अगर ऐसे हम पकड़ें, आपको 1 स्टोरी के लिए मिनिमम कम से कम 4 बाई 4 की फुटिंग होनी चाहिए। 2 स्टोरी है, 5 बाई 4 की फुटिंग होनी चाहिए, मतलब 5 फुट की डेप्थ होनी चाहिए। और 3 स्टोरी है तो 6 फुट डेप्थ होनी चाहिए, क्योंकि हमें फ्यूचर को देख के चलना है। आज आप 1 स्टोरी का प्लान कर रहे हो, कोई 10-20 साल बाद आपका बच्चा अगर दूसरी स्टोरी का प्लान कर दोगे तो फुटिंग चेंज हो पाएगी? नहीं चेंज होगी। तो आपको 10-20 साल, क्योंकि आप घर की कंस्ट्रक्शन एक करवा रहे हो एक बार, तो 50-60 साल तो उसको चलना ही है ना घर को। तो वो आपको देख के चलना पड़ेगा कि अगर बाई चांस 30-40 बाद घर की कंस्ट्रक्शन आगे करवानी पड़ी तो कोई दिक्कत आ सकती है। तो आज ही आपको प्लान उस हिसाब से करना है कि 30-40 साल बाद भी आप ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सको। देखो अगर होता क्या है, फुटिंग कॉन्ट्रैक्टर अपना पैसा बचाता है, फुल मटेरियल आपने उसको काम दे दिया, तो पैसे बचाने के चक्कर में वो क्या करता है, खुदाई कम करवाएगा, लेबर कम लगेगी, टाइम कम लगेगा, मटेरियल कम लगेगा, तो वो कहेगा। लेकिन आपको आर्किटेक्ट के हिसाब से चलना है। और आर्किटेक्ट ऐसे नहीं मतलब नए नए बने हुए हैं जो सिविल इंजीनियर ही आर्किटेक्ट बन गए हैं, तो थोड़ा सोच समझ के अपना आर्किटेक्ट चूज़ करना कि जिसको नॉलेज हो, जिसको पुराना एक्सपीरियंस हो और आपको आइडिया हो, उसके स्ट्रक्चर आपने देखे हो कि 20 साल से बने हुए, 30 साल से बने हुए, कुछ आया नहीं है। क्योंकि अगर फुटिंग अच्छे से नहीं दोगे तो क्रैक्स आ जाते हैं घर में। स्टार्ट वहीं से होता है। पहले जब 1-2 साल हो जाएगा घर बना के वो चला गया, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होता है। बाद में धीरे धीरे सेटलमेंट होने पड़ती है, आपकी फुटिंग नीचे बैठती है, क्रैक्स दिखते हैं और अर्थ के, तो वहीं बात ख़त्म हो जाती है। तो फुटिंग प्रॉपर देनी ही देनी है, पूरा ध्यान करके देना है। उसी में क्या होता है, जब हम फुटिंग का सरिया दे रहे होते हैं तो उसमें भी ध्यान देना है जितना मेंशन किया है। तो अगर 1 स्टोरी है, 1 2 3 स्टोरी आपके, तो फुटिंग में 12 mm का मेन बार और 10 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार करो, ठीक है, फुटिंग में। और जो कॉलम का या बीम का सरिया, देखो वो क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर हमारा, कॉलम उस हिसाब से करता है कि जो उसके पास फर्मा पड़ा होता है, जो उसके पास शटरिंग पड़ी होती है ना, बोलता है कि आर्किटेक्ट ने इतना बड़ा दड़ा दे दिया, आपका खर्चा ज़्यादा होगा। तो आपको क्या करना है, जो आर्किटेक्ट ने कहा है, अगर 1 स्टोरी है, देखो 9 इंच बाई 9 इंच से छोटा कॉलम आपको नहीं देना, और अगर 2-3 स्टोरी है तो 12 बाई 12 का आपको कॉलम देना ही देना है। और 15 से 17 फुट से ज़्यादा दूर कॉलम नहीं देना, क्योंकि आगे आगे इन्वायरमेंट होता जा रहा है हार्श। तो वो अपना फ़ायदा देखने के लिए ये कहेगा, बोलेगा कि हमने काफ़ी घर बनाए हैं, आज तक इतना हैवी सरिया नहीं दिया। उस आर्किटेक्ट को कुछ नहीं आता है, सिविल इंजीनियर को कुछ नहीं आता है, उसको पता है कि स्ट्रक्चर क्या है, वो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पता होगा। उसको पता है कि देखो पुराने बाकियों के घर मत देखो इस समय, अगर आर्किटेक्ट ने कहा है यहाँ पड़ेगा तो पड़ेगा, क्योंकि बाकी घर कॉन्ट्रैक्टर ने बनाए और उनको आइडिया नहीं है कि किस हिसाब से स्ट्रेसिस रहते हैं, किस हिसाब से फोर्सेस पड़ती हैं, बेंडिंग मूवमेंट क्या है, शेयर फोर्स क्या है, उनको कुछ आइडिया नहीं है। कैसे आप अपने घर को अर्थक्वेक प्रूफ बना सकते हो, वो सिर्फ आर्किटेक्ट को, स्ट्रक्चरल इंजीनियर को पता है। तो वो पूरा सिस्मिक लोड देख के, पूरा विंड लोड देख के, हर चीज़ देख के डालते हैं। तो आपको वही कराना है। कॉन्ट्रैक्टर अपनी लेबर, मटेरियल, टाइम बचाने के लिए ये आपसे बोल सकता है। और फिर हम वही बोलेगा कि अगर सही से कॉलम और बीम आपने नहीं दिए होंगे, मेन देखो कॉलम का काम है आपके जो लोड है स्लैब का, वो नीचे तक फुटिंग तक पहुंचाना। फुटिंग हमने अच्छे से कर दी, कॉलम अच्छे से कर दिया, तो आपका घर थोड़ा बहुत सेफ हो गया। और बीम का साइज़ भी छोटा कर देते हैं कि इतना बड़ा बीम क्या करना है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना ही देना है कि अर्थक्वेक आएगा और दिक्कत बन जाएगी। फिर बात बनती है
जब हमारी ब्रिक वर्क होता है तो ब्रिक वर्क में आप कोई भी यूज़ करो, डबल एसी ब्लॉक बोलते हैं तो डबल एसी ब्लॉक यूज़ कर दो, लाल ईंट बोलते हैं लाल ईंट यूज़ कर दो, कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है। लेकिन कंक्रीट बैंड और लिंटल मस्ट देना है। कंक्रीट बैंड क्या हो गया, जैसे हमारी जो खिड़कियाँ होती हैं उनका सिल लेवल होता है, ठीक है, सिल लेवल पे आपको क्या करना है, कंक्रीट बैंड देना है, जिसमें आपको M25 कंक्रीट यूज़ करना है। ग्रेड कौन सा रहेगा, M25। और सरिया आप 8 mm का 2 सरिया डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो दोनों कॉलम के बीच थोड़ा थोड़ा घुसा देना, और प्रॉपर से 100 mm का 4 इंच का कंक्रीट बैंड भी प्रोवाइड किया होगा। तो आपके जो घर में क्रैक्स आते हैं ना नीचे फुटिंग से ऊपर, ठीक है, मतलब अगर बाई चांस प्लिंथ थोड़ा सेटलमेंट होती है तो क्रैक्स आते हैं, तो वो वहीं तक रहेगा, सिल लेवल तक, ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको वो कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना ही करना है, क्रैक्स नहीं आएंगे। फिर आपको लिंटल देना है। लिंटल दोगे तो क्या होगा, एक तो पूरे घर को पकड़ के रखता है लिंटल, जो आपको कॉलम होंगे ना एक दूसरे से उनकी बॉन्ड बनी जाएगी। एक तो प्लिंथ बीम जो होगा, प्लिंथ बीम भी पकड़ के रखेगा कॉलम को हमारे, फिर हमारा कॉलम दूसरा कौन पकड़ के रखेगा, लिंटल। लिंटल आपके घर को पकड़ के भी रखता है और क्रैक्स नीचे से ऊपर भी नहीं जाती है, तो एक सेफ आपके घर को बना देता है कौन, लिंटल। तो ये अर्थक्वेक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ग्रेड आपको M25 से कम यूज़ नहीं करना है, और स्टील उसमें 12 mm के 4 सरिये डाल दो, कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है। और डेप्थ आप देख लो 230 बाय 1 फुट का या 300 mm का रख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी वो चीज़ें आर्किटेक्ट आपको बता देते हैं। जब हम क्या करते हैं, स्लैब की कास्टिंग करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ भी आपको मतलब बेवकूफ़ बना देगा, आपको आइडिया नहीं लगेगा अगर पता नहीं होगा। तो वो जो थिकनेस होती है, स्लैब की डेप्थ होती है, वो 4 इंच रख देगा, 4 साढ़े 4 इंच रख देगा, और आपको आइडिया नहीं लगेगा। जब वो 4 साढ़े 4 इंच रख रहा है, उसका कंक्रीट बच रहा है, उसकी लेबर बच रही है, उसका टाइम बच रहा है। तो ये चीज़ होती है। तो आपको 5 या 6 इंच की आपको स्लैब देनी है। उससे होगा क्या, देखो 4 इंच की स्लैब, देखो एक तो वो आप जब छत पे चलोगे तो वो वाइब्रेट करेगा, वो ख़राब चीज़ है, वाइब्रेट नहीं करना चाहिए। लीकेज के चांसेस हो जाते हैं, जितनी डेप्थ कम होगी लीकेज होंगे, जितनी डेप्थ कम होगी क्रैक्स आएंगे। तो आपको 5 से 6 इंच स्लैब की डेप्थ रखनी है, ये उसको पहले ही बता देना। और जब स्लैब का सरिया बांध रहे हो ना, उसमें भी चीज़ ध्यान रखना कि जो मेन बार रहेगा, पहले तो एक चीज़ समझ लो, आपको जो टी बीम देने, टी बीम दो यार घर में। अभी मेरे ख्याल में स्लैब बीम उतने सेफ नहीं रहते, स्लैब बीम थोड़े बहुत बीच में ठीक रहती है, लेकिन टी बीम दो, जो लटक बीम भी जिनको बोला जाता है, नीचे जो बीम आपके छत के नीचे दिखते हैं, क्योंकि फॉल सीलिंग आज लोग सब करवा रहे हैं, तो फॉल सीलिंग में वो छुप जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बीम अच्छे से नहीं दोगे तो दिक्कत रह सकती है बाद में। टी बीम दो, और आपको जो मेन बार देना है, अगर टी बीम पूरी स्लैब में दे रहे हो तो मेन बार 10 mm का रहेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन 8 mm का रहना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर बाय चांस आप टी बीम नहीं दे रहे हो, लटक बीम नहीं दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, मेन बार 12 का डालना है पूरी स्लैब में, और डिस्ट्रीब्यूशन 10 का डालना है। और उसके बाद 16 mm का आपको क्या करना है, जो स्लैब बीम दोगे 16 mm का सरिया उसका होना चाहिए, और 15 से 16 फुट से दूर उसका डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बीम पड़ना ही चाहिए उसके बाद। और ये चीज़ मैं बता दूं, ये हो गया कि मटेरियल के साथ काम करवा रहे हो। जब मटेरियल के साथ नहीं काम करवाते हो, सरिया वो एक्स्ट्रा दे देते हैं कॉन्ट्रैक्टर, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। एक्स्ट्रा सरिया दे के भी कोई फ़ायदा नहीं है, डेड लोड ही बढ़ा रहा है, कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपको प्रॉपर, मैं बोलता हूँ, देखो यार एक चीज़ सिंपल समझना, 20 से 30 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, आजकल नॉर्मल घर 20 से 30 लाख रुपए में बनता है, तो उसमें मैं 20,000 ज़्यादा बोल रहा हूँ, 15 से 20,000 रुपया देने में कुछ हर्ज नहीं है। अगर 15 से 20,000 देते हो, उसमें 2 से 3 लाख रुपया बचता है। कैसे बचता है, जो आर्किटेक्ट होता है वो आपकी हर चीज़ को प्रॉपर से डिज़ाइन करता है, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है वो प्रॉपर से सरिया जितना चाहिए उतना ही डलना है। अगर आप डिज़ाइन नहीं करवाते हो, रूम आधा आगे पीछे हो जाते हैं, जगह ऐसे बेस्ट जाती है, सरिया कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा डाल रहा है, कहीं कम डाल रहा है, तो ये चीज़ है आर्किटेक्ट को और स्ट्रक्चरल इंजीनियर को पता है कि कहाँ क्या डालना है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करना है, जो भी हाइट होती है, मतलब प्लिंथ बीम है ना, जो आपका प्लिंथ बीम की हाइट प्रॉपर रखो, रोड से पहले ही 4 से 5 फीट ऊपर रखो, क्योंकि फ्यूचर में आप अभी रोड ऊंचे होंगे, धीरे धीरे ऊंचे, मतलब 10 20 30 मतलब 60 70 साल के लिए तो घर बना रहे हो ना, तब तक आपके लेवल तक वो पहुंच जाएगा, और पानी जाने का अंदर रिस्क रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको अपना जो ब्रिक है वो उठानी पड़ता है, मतलब घर को उठा रहे हैं आजकल जो लोग, तो वो खर्चा पड़ता ही पड़ता है। तो आपको प्लिंथ का हाइट 4 फुट रखना ही रखना है, ये चीज़ भी हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक और चीज़ देना, जो प्लिंथ प्रोटेक्शन नहीं देते हैं कॉन्ट्रैक्टर, बोलते क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, तो वो बोलते हैं ठीक है नहीं पता तो हमें क्या। तो प्लिंथ प्रोटेक्शन आपको देनी है। जो आपका घर है उसके चारों तरफ आपको मतलब 2-2 फुट तो
कंक्रीट की 100 mm की लेयर डाली मतलब थोड़ा खोद लो उसको और चारों तरफ आप डाल दो कि आपका जो पानी है वो बाहर से निकल जाए आगे पीछे। नहीं तो चारों तरफ अपनी क्या बना लो, नाली बना लो, ड्रेनेज का सिस्टम बना लो कि आपका जो पानी है वो आपके घर से दूर जाए, ना कि आपकी फुटिंग में घुसे, ना कि आपके प्लिंथ में घुसे। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, उसके बाद आपके घर में क्रैक्स आएंगे और गिरने के चांसेस बन जाएंगे। जब भी स्टेयर केस बनवाओ अपनी, स्टेयर केस में एक चीज़ ध्यान रखना, जो क्या करते हैं कुछ लोग पहले बेस स्लैब बना देते हैं, मतलब बेस स्लैब बना देंगे 4 इंच की और उसके ऊपर ईंट का ब्रिक वर्क कर देते हैं, तो वो डेड लोड बनाता है बेस स्लैब पे और आपकी सीढ़ी थोड़ी झुक जाती है और गिरने के चांसेस भी होते हैं। आपको जब भी सीढ़ी बनानी है, भले चेन स्टेयर बना रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, सरिया भी वैसा दोगे, कंक्रीट की बनती है। लेकिन अगर सिंपल बना रहे हो बेस स्लैब देके, तो आपको कभी भी ईंट के स्टेप्स नहीं बनाने, आपको कंक्रीट के ही स्टेप बनाने हैं, वो भी बेस स्लैब के साथ साथ। तो उससे आपकी सीढ़ी जो होती है स्ट्रॉन्ग मजबूत बन जाती है, ये चीज़ भी ध्यान देना। और जो सरिया आप दोगे, सरिया नीचे फुटिंग में भी जाना चाहिए सीढ़ी का और ऊपर स्लैब में भी जाना चाहिए सीढ़ी का, तो वो आपकी स्ट्रॉन्ग सीढ़ी बनेगी। फिर बात आती है जो सेप्टिक टैंक होता है वो आपको लोगों के हिसाब से बनाना है, ना कि उसने कहा 1000 स्क्वायर फीट का घर है इसके लिए इतना सा बनेगा। जितने लोग आपके घर में उसका भी प्रॉपर डिज़ाइन होता है, वो भी आपको आर्किटेक्ट करके दे देगा। नहीं तो गूगल में हर चीज़ है, यूट्यूब में हर चीज़ है, तो वहाँ से भी सर्च करके कर लो कि अगर 5 लोग हैं हम घर में तो हमें कितना साइज़ का सेप्टिक टैंक चाहिए, वो भी बना देंगे। कमेंट करना नहीं होगा जो चीज़ आपको नहीं पता चलती है। ऐसे तो कंसल्टेशन का मैंने लाया था कि आपके एक कॉल का 200 रुपये लूँगा या वीडियो कॉल का 500 रुपये लूँगा, तो अगर वो पॉसिबल है, दे सकते हो तो करो, अच्छे से पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर नहीं दे सकते कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करो, कमेंट में हर चीज़ क्लियर की जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, लोग भी कर देंगे क्लियर। तो क्लियर करने का आजकल बहुत चीज़ें हो गई हैं, तो बस आपको थोड़े एफर्ट्स लेने हैं, हर चीज़ को जानना है। गूगल यूट्यूब में हूँ तो वो चीज़ आपको करनी है। तो सेप्टिक टैंक आपको आरसीसी का बनाओ, ब्रिक वर्क का बनाओ, प्रॉपर साइज से बनाओ तो सही रहेगा। फिर जो फ्रेम रहते हैं, डोर के फ्रेम हो गए, विंडो के फ्रेम हो गए, चौखट्स हो गई जो, तो वो एमएस का यूज़ करो, या जापानी चौखट आजकल चल रही है वो भी सही है, अपोलो स्टील आता है उसका भी सही है। अगर वुडन का यूज़ कर रहे हो, वुड बोलते हो, कॉन्ट्रैक्टर कोई भी वुड उठा के लगा देगा, थोड़े टाइम बाद वो सड़ जाएगी, मुड़ जाएगी, फट जाएगी। तो आपको अच्छी वुड देख लेना है, पहले उसे खुला देना है कि साल की लगा या कोई दूसरी कंपनी की लगा तो अच्छी रहेगी। साल की वुड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से वो रहने वाली है। और मैं मस्ट कहूँगा, जब भी मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जो घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, एग्रीमेंट मस्ट करवाओ। और जब एग्रीमेंट करवा रहे हो, एग्रीमेंट में हर चीज़ लिखो, जो जो अपने घर की करवाने वाले हो हर चीज़ लिखनी है, हर उसमें आइटम डालनी है, हर चीज़ उसमें मेंशन करना है, ये पैसे इस हिसाब से पेमेंट होगी, ये इस हिसाब से होगा, सब चीज़ें उसमें करके रखनी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करना है, कम्युनिकेशन रखनी है। जो आपका आर्किटेक्ट होगा उससे भी आपकी बात होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर भी। कभी भी मैं बोलता हूँ, ये अपना एक्सपीरियंस है मेरा, जो आर्किटेक्ट आपको कॉन्ट्रैक्टर सुजेस्ट करता है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार उसके बारे में पता कर लेना, पुराने प्रोजेक्ट देख लेना। पॉसिबल हो तो ये रखो, आर्किटेक्ट अलग हो, कॉन्ट्रैक्टर अलग हो, तो जो कम्युनिकेशन रहेगी आप तीनों के बीच में एक साथ होनी चाहिए। ये नहीं कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट अपने में लगे हुए हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आपको जब भी कोई चीज़ क्लियर करनी है, तीनों को प्रॉपरली बैठना है। कम्युनिकेशन अच्छे से रखोगे तो सही से काम होगा, पैसा बचेगा और अच्छा क्वालिटी से काम होगा। और साथ ही साथ क्या करना है आपको, डिज़ाइन जो आपका है उस हिसाब से आपको रखना है, स्टार्टिंग से ही एंड तक डिज़ाइन को चेंज मत कर रहे हो बार बार। एक बार प्रॉपर से बैठ के देख लो कि क्या करना है, क्या उस हिसाब से। क्योंकि देखो, रूम आपको पूरे यूटिलाइज़ करने हैं, ये नहीं है कोई बड़ा रूम बना दिया 15 बाई 20 का या जो भी है, मतलब जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा रखो। अगर 15 बाई 20 का ही आपको एक रूम चाहिए तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर यूटिलाइज होनी चाहिए स्पेस, कि वो आपको जितनी नीड है उस हिसाब से बनाओ। और बाकी अगर हम बात करें, जहाँ स्टोर चाहिए वहाँ स्टोर, मतलब प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए। रूम के साथ बाथरूम आ रहा है तो ये आपका काम कौन कर सकता है, आर्किटेक्ट कर सकता है। कोई प्रमोट नहीं कर रहा आर्किटेक्ट को मैं, अगर आप खुद से ये प्रॉपर चीज़ें कर सकते हो तो आप खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बात करता हूँ जो हम कॉस्ट कटिंग के पीछे रहते हैं कि जहाँ खर्चा बच जाए, यहाँ खर्चा बचाए। खर्चा बचाओ लेकिन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आज आपने सस्ती चीज़ लगा ली, 5 साल बाद वो चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, जहाँ वो ख़राब हो जाएगी तो फिर वही सेम ही हालत हो जाती है। तो आपको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्वालिटी प्रॉपर रखनी है तो आपका घर अच्छे से बनेगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी।
ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत हैं यार, बहुत बताने को होता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी निकल चुकी है, 15 मिनट हो गए, 15 से 16 मिनट, तो इतनी देखते नहीं हो आप लोग, छोड़ के भाग जाते हो, बोर हो जाते हो। तो अगर आप चाहते हो कि एक और वीडियो इस पर आए तो कमेंट करना, मैं वीडियो ले आऊँगा। बाकी कोई भी डाउट चाहिए, कोई कंसल्टेशन चाहिए, मतलब कमेंट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हर चीज़ के, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अभी मैं लेता हूँ अलविदा।